जून 2026 में एफआईआई ने इंडियन स्टॉक मार्केट से लगभग 43,000 करोड़ के शेयर्स बेच दिए। नॉर्मली इतनी बड़ी सेलिंग से मार्केट पर प्रेशर आता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि डीआईएस ने लगभग पूरी सेलिंग एब्जॉर्ब कर ली। और सिर्फ जून ही नहीं, पूरे 2026 में डीआईएस ने 4.16 लाख करोड़ इन्वेस्ट किए, जबकि एफआईआई ने 2.7 लाख करोड़ की सेलिंग की। ये बाइंग पावर आई हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की हर महीने आने वाली 31,000 करोड़ की एसआईपी से। लेकिन असली सवाल ये है कि डीआईएस इतना पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। इस क्वार्टर में जिन कंपनीज में डीआईएस ने सबसे ज्यादा कन्विक्शन दिखाया, उनमें से हमने 11 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, और इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये कंपनीज कौन सी हैं और आखिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इनमें क्या नजर आया। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले स्टॉक से, एचडीएफसी बैंक। आज काफी इन्वेस्टर्स के लिए एचडीएफसी बैंक इतना बड़ा हो चुका है कि उसमें फास्ट ग्रोथ देखना मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी जून 2026 में डीआईएस ने इसमें 3,927 करोड़ की बाइंग की। तो उन्हें ऐसा क्या दिख रहा है? दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बैंक्स के लिए सबसे बड़ी चैलेंज डिपॉजिट्स की थी, क्योंकि जितने ज्यादा डिपॉजिट्स उतनी ही लेंडिंग कैपेसिटी। एचडीएफसी बैंक ने इस चैलेंज को पहले ही समझ लिया था, इसलिए पिछले लगभग 2 सालों तक उन्होंने अग्रेसिव लोन ग्रोथ के बजाय डिपॉजिट्स बिल्ड करने पर फोकस किया, और अब उस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट भी दिख रहा है। FY26 में एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट 10.2% बढ़कर 30.6 लाख करोड़ और ग्रॉस एडवांसेस 12% ग्रो हुए। मैनेजमेंट का मानना है कि अब लोन टू डिपॉजिट रेशियो ग्रोथ के लिए कोई मेजर कंस्ट्रेंट नहीं रहा। 12.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर इन्वेस्टर्स अब सिर्फ साइज नहीं, अर्निंग्स ग्रोथ देखना चाहते हैं। इसलिए मैनेजमेंट ने भी अर्निंग्स कॉल में शॉर्ट टर्म एनआईएम के बजाय रिटर्न ऑन एसेट्स और अर्निंग्स ग्रोथ पर फोकस करने की बात कही। ग्रोथ की बात करें तो कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग का लोन बुक FY26 में 13% बढ़कर 8.1 लाख करोड़ पहुंच गया। मैनेजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स, एक्विजिशन फाइनेंस और सप्लाई चेन फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। रिटेल साइड पर होम लोन्स, गोल्ड लोन्स और एमएसएमई लेंडिंग की ग्रोथ ड्राइवर्स बने हुए हैं। साथ ही एचडीएफसी मर्जर का बेनिफिट भी दिख रहा है, जहां होम लोन कस्टमर्स की क्रॉस सेलिंग 36% से बढ़कर 50% हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतनी ग्रोथ के बाद भी एसेट क्वालिटी स्ट्रांग रही। FY26 में ग्रॉस एनपीए सिर्फ 1.15% रहा, जबकि रिटेल जीएनपीए 0.91% तक इंप्रूव हुआ। अब रिस्क देखते हैं। तो अगर डिपॉजिट कॉस्ट हाई रही, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ना दे पाए, या ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से एसेट क्वालिटी खराब हुई, तो मैनेजमेंट की अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन डिले हो सकती है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। अब चलते हैं अगले स्टॉक पर, E2E नेटवर्क्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हजारों सॉफ्टवेयर कंपनीज बनी हैं, लेकिन एआई को चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बहुत कम कंपनीज बना रही है, और E2E नेटवर्क्स इसी अपॉर्चुनिटी पर काम कर रही है। जून 2026 में डीआईएस ने कंपनी में लगभग 300 करोड़ की बाइंग की। एआई मॉडल्स को ट्रेन और रन करने के लिए जीपीयूज की जरूरत होती है। ये हाई परफॉर्मेंस चिप्स होते हैं जो बहुत सारा डेटा एक साथ प्रोसेस करते हैं, लेकिन इन्हें खरीदना बहुत महंगा और ग्लोबल सप्लाई भी लिमिटेड होता है। E2E खुद जीपीयूज खरीद कर उन्हें रेंट पर देती है थ्रू इट्स जीपीयू एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म। इससे एआई स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज बिना खुद हार्डवेयर खरीदे एनवीडिया के एडवांस जीपीयूज यूज कर पाते हैं। कंपनी का TIR प्लेटफॉर्म एआई मॉडल्स को ट्रेन करने, डिप्लॉय करने और रन करने का प्रोसेस भी सिंप्लीफाई करता है। यानी सिर्फ जीपीयूज ही नहीं, पूरा एआई इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट का मानना है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑब्वियसली नहीं है, बल्कि अगले 10 सालों का अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल कंपनी के पास 5,050 क्लाउड जीपीयूज हैं, और FY27 में पहले 1024 एनवीडिया ब्लैकवेल B200 जीपीयूज का क्लस्टर लाइव होगा, जिसके बाद कुछ ही महीनों में एक और 1024 जीपीयू क्लस्टर ऐड करने की प्लानिंग है। मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि FY27 के लिए 6,000 जीपीयू सिर्फ मिनिमम टारगेट है। एक्सपेंशन के लिए कंपनी पार्टनरशिप्स, डेट और एसेट लाइट फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रही है। डिमांड भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जीपीयू यूटिलाइजेशन 80% के ऊपर है। इंडिया और ओवरसीज दोनों जगह डिमांड बनी हुई है, और कस्टमर्स मीडियम और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। ये डिमांड फाइनेंशियल्स में भी नजर आ रहा है। FY26 में रेवेन्यू 240 करोड़ और एबिटा 120 करोड़ के पार पहुंच गया। हाँ, कुछ रिस्क्स भी हैं, जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से नए जीपीयूज की डिलीवरी डिले हो सकती है।
साथ ही जीपीयूज खरीदना कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस शॉर्ट टर्म में रिपोर्टेड प्रॉफिट्स को प्रेशर में रख सकता है। फिलहाल E2E नेटवर्क्स का शेयर प्राइस लगभग 423 है और कंपनी का मार्केट कैप करीब 8,600 करोड़ है। तो ये था E2E। अब देखते हैं जून में DIS की बाइंग वाली अगली कंपनी कौन सी है, इटर्नल। काफी लोग इटर्नल को सिर्फ जोमेटो की कंपनी समझते हैं, लेकिन आज कंपनी सिर्फ फूड डिलीवरी तक लिमिटेड नहीं है। ये इंडिया के खाना ऑर्डर करने, ग्रोसरी खरीदने और बाहर जाने के पूरे इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहा है। और शायद इसी वजह से जून 2026 में DIS ने इटर्नल में 1,990 करोड़ की बाइंग की। इसका सबसे बड़ा रीजन है कंपनी का मल्टीपल ग्रोथ इंजन्स होना। आज इटर्नल के पास जोमेटो, ब्लिंकिट, हाइपर प्योर और डिस्ट्रिक्ट जैसे बिजनेसेस हैं। मतलब कंपनी सिर्फ एक बिजनेस पर डिपेंडेंट नहीं है। सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर फिलहाल ब्लिंकिट है। Q4 FY26 में ब्लिंकिट का नेट ऑर्डर वैल्यू 95.4% ग्रो हुआ। कंपनी ने 216 नए डार्क स्टोर्स ऐड किए और टोटल नेटवर्क 2,243 स्टोर्स तक पहुंच गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्लिंकिट का एडजस्टेड एबिटा 4 करोड़ से बढ़कर 37 करोड़ हो गया। यानी स्केल बढ़ने के साथ बिजनेस धीरे धीरे प्रॉफिटेबल भी हो रहा है। फूड डिलीवर बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग रहा। नेट ऑर्डर वैल्यू 18.8%, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 22.5% ग्रो हुआ और बिजनेस ने 5.5% का एडजस्टेड एबिटा मार्जिन डिलीवर किया। वहीं डिस्ट्रिक्ट का नेट ऑर्डर वैल्यू 46.5% बढ़ा और लॉसेस भी कम होते गए। आज इटर्नल का मार्केट कैप करीब 2.79 लाख करोड़ और शेयर प्राइस 290 के आसपास है। मतलब मार्केट इसे अब सिर्फ फूड डिलीवरी कंपनी नहीं बल्कि मल्टी प्लेटफॉर्म कंज्यूमर टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में देख रहा है। मैनेजमेंट का टारगेट है FY29 तक 9,500 करोड़ का एडजस्टेड एबिटा अचीव किया जाए, जिसमें क्विक कॉमर्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। साथ ही कंपनी AI पर भी अग्रेसिवली फोकस कर रही है। AI का यूज डिमांड प्रेडिक्ट कर दें, डिलीवरी रूट्स ऑप्टिमाइज कर दें, फ्रॉड डिटेक्ट कर दें, सप्लाई चेन मैनेज करने और कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने में हो रहा है। मैनेजमेंट का मानना है कि AI सिर्फ कॉस्ट कम नहीं करता बल्कि कस्टमर्स, रेस्टोरेंट, सेलर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए प्लेटफॉर्म को और इजी बनाता है। इससे कंपनी का लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और स्ट्रांग हो सकता है। हाँ, रिस्क भी हैं। क्विक कॉमर्स में कंपटीशन काफी इंटेंस है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स हाई रह सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी डिले हो सकती है। साथ ही इन्वेस्टर्स को देखना होगा कि ब्लिंकिट अपने डार्क स्टोर नेटवर्क को एक्सपांड करते हुए मार्जिन्स इंप्रूव कर पाता है या नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट के लॉन्ग टर्म टारगेट्स इसी एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करते हैं। अब चलते हैं अपने चौथे स्टॉक की तरफ और वो है अडानी इंटरप्राइजेस। ये कंपनी हमेशा से इन्वेस्टर्स के बीच डिवाइडेड ओपिनियन रखती है। कुछ लोग इसे हाई डेट वाला कॉन्ग्लोमरेट मानते हैं, लेकिन फिर भी जून 2026 में DIS ने इसमें 4,550 करोड़ की बाइंग की। आखिर उन्हें ऐसा इसमें क्या दिख रहा है? अडानी इंटरप्राइजेस एक नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं है। ये एक बिजनेस इंक्यूबेटर की तरह काम करती है। मतलब नए बिजनेसेस शुरू करती है, उनमें शुरुआत में हेवी इन्वेस्टमेंट करती है, उन्हें स्केल करती है और बाद में डीमर्जर के थ्रू उनकी वैल्यू अनलॉक करती है। मैनेजमेंट का मानना है कि अब कंपनी के काफी बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट फेज से निकलकर अर्निंग्स जनरेट करने के फेज में आ रहे हैं। इसी का रिजल्ट है कि आज कंपनी के 80% एबिटा का कंट्रीब्यूशन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज बिजनेस से आ रहा है, जो पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में अर्निंग्स को ज्यादा स्टेबल बना रहा है। FY27 में मैनेजमेंट को नवी मुंबई एयरपोर्ट, कच्छ कॉपर और गंगा एक्सप्रेसवे से 3,000 करोड़ से ज्यादा एडिशनल एबिटा के एक्सपेक्टेशन है। लॉन्ग टर्म में इन 3 प्रोजेक्ट्स का कंबाइन एबिटा पोटेंशियल 6,000 से 6,800 करोड़ तक हो सकता है। इन ट्रांजिशन की शुरुआत एयरपोर्ट बिजनेस में दिख भी रहा है। FY26 में एयरपोर्ट्स ने 9.5 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल किए, रेवेन्यू 28% और एबिटा 55% ग्रो हुआ। इसमें हायर नॉन एरोनॉटिकल इनकम और टैरिफ रिविजन्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा। माइनिंग बिजनेस भी एक्सपांड हो रहा है। कंपनी के पास अब 18 माइन डेवलपर और ऑपरेटर कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिनकी पीक कैपेसिटी 14.5 करोड़ टन्स पर ईयर है। लेकिन अभी सिर्फ 5 करोड़ टन्स ऑपरेशनल है, यानी आगे ग्रोथ की काफी स्कोप अभी बाकी है। इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कंपनी FY27 में 40,000 करोड़ का केपेक्स एयरपोर्ट्स, न्यू एनर्जी, रोड्स, मेटल्स और माइनिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाली है। मैनेजमेंट का कहना है कि एसेट से अर्निंग्स और कैश फ्लो बढ़ने के साथ लेवरेज भी ब्रॉडली स्टेबल रहेगा। हाँ, रिस्क भी है। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन डिलेज हो सकते हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट और कच्छ कॉपर जैसे नए एसेट्स एक्सपेक्टेड स्पीड से स्केल ना करें और इंक्यूबेशन मॉडल की वजह से कंपनी को रिटर्न्स आने से पहले लगातार हैवी इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। फिलहाल अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर प्राइस लगभग 3,152 है और कंपनी का मार्केट कैप करीब 4.26 लाख करोड़ है। दोस्तों, अब अगला स्टॉक बताने से पहले एक सवाल। इंडिया का ज्यादातर कोल, क्रूड ऑयल, आयरन ओर, कंटेनर्स और इंडस्ट्रियल गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट या दूसरे देशों तक कैसे पहुंचता है? जवाब है पोर्ट्स।
और शायद इसीलिए इंडिया के लगभग 95% ट्रेड वॉल्यूम मैरीटाइम रूट्स के थ्रू मूव होता है। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, एनर्जी डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी। इसी वजह से इंडिया की पोर्ट कैपेसिटी FY26 के 281 करोड़ टन से बढ़कर FY30 तक 350 करोड़ टन होने की एक्सपेक्टेशन है। और इसी अपॉर्चुनिटी पर काम कर रही है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें जून 2026 में DIS ने 4,378 करोड़ की बाइंग की। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है। कंपनी के पास इंडिया के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के साथ UAE में भी प्रेजेंस है और आज इसकी 18.3 करोड़ टन पर एनम की पोर्ट कैपेसिटी है। लेकिन मैनेजमेंट का टारगेट सिर्फ पोर्ट चलाना नहीं है। FY28 तक कैपेसिटी को 30 करोड़ टन और FY30 तक 40 करोड़ टन तक ले जाने का प्लान है। इसलिए कंपनी नए पोर्ट्स, एग्जिस्टिंग पोर्ट्स का एक्सपेंशन, कंटेनर टर्मिनल्स और जटाधर पोर्ट, ओडिशा स्लरी पाइपलाइन, केनी पोर्ट और मर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। और यहीं से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कंपनी सिर्फ तब अर्न नहीं करना चाहती जब कार्गो पोर्ट पर आए या जाए, बल्कि नवकार कॉर्पोरेशन, इनलैंड कंटेनर डिपोट्स, कार्गो टर्मिनल्स और रेल नेटवर्क के थ्रू पूरी लॉजिस्टिक्स चेन बिल्ड कर रही है। इनके पास अभी 42 रेल रेक्स हैं, जिसे बढ़ाकर 250 करने का टारगेट है। फाइनेंशियल्स भी इसी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। FY26 में रेवेन्यू 20% बढ़कर 5,360 करोड़, एबिटा 15% बढ़कर 2,600 करोड़ और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 1,644 करोड़ रहा। साथ ही 49% का एबिटा मार्जिन दिखाता है कि पोर्ट्स बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज काफी स्ट्रांग है। मैनेजमेंट को FY27 में 3,000 करोड़ और FY28 में 5,000 करोड़ एबिटा की एक्सपेक्टेशन है। इस ग्रोथ के लिए FY27 और 28 में कंपनी 16,500 करोड़ इन्वेस्ट करेगी, जिसमें 13,000 करोड़ पोर्ट्स और 3,500 करोड़ लॉजिस्टिक्स बिजनेस में जाएंगे। साथ ही बैलेंस शीट भी काफी कंफर्टेबल दिखती है। कंपनी का नेट डेट लगभग 3,100 करोड़ है और नेट डेट टू एबिटा सिर्फ 1.2x है। सिंपल वर्ड्स में देखें तो JSW इंफ्रा सिर्फ पोर्ट्स नहीं बना रहा, कंपनी एक ऐसा इंटीग्रेटेड नेटवर्क बिल्ड कर रहा है जहां पोर्ट से लेकर रेल, स्टोरेज और लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स तक हर स्टेज से रेवेन्यू जनरेट हो। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप करीब 79,000 करोड़ है और शेयर प्राइस 339 के आसपास है और स्टॉक लगभग 50x PE पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अब अगली कंपनी समझने के लिए पहले इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरी समझनी पड़ेगी। इंडिया ने अपनी 50% इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से अचीव कर ली है, वो भी 2030 के टारगेट से 5 साल पहले। लेकिन असली चैलेंज अब और सोलर प्लांट्स लगाना नहीं है। चैलेंज ये है कि सोलर पावर दिन में बनती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हर वक्त आती है। तो जब सूरज नहीं होता तब रिन्यूएबल एनर्जी कैसे मिलेगी? और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बिल्ड कर रही है ACME सोलर होल्डिंग्स, जिसमें जून 2026 में DIS ने 2,822 करोड़ की बाइंग की। आज कंपनी के पास लगभग 3 गीगावाट की ऑपरेशनल रिन्यूएबल कैपेसिटी है, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 गीगावाट से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिसमें सोलर, विंड, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, FDRE और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स यानी BESS भी शामिल हैं। और कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है। कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है उसमें से 84% पहले ही SECI, NTPC, NHPC और SJVN जैसे गवर्नमेंट एंटिटीज को लॉन्ग टर्म फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू सेल हो चुकी होती है, यानी फ्यूचर कैश फ्लोज की विजिबिलिटी काफी अच्छी है। अब बात करते हैं BESS की, जो शायद इस कंपनी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को एक बहुत बड़े पावर बैंक की तरह समझ सकते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होती है या सोलर प्लांट्स एक्स्ट्रा पावर जनरेट करते हैं, तब ये बैटरीज उस पावर को स्टोर कर लेती है और जब डिमांड पीक पर होती है तब वही इलेक्ट्रिसिटी वापस बेची जाती है। ACME ने इस अपॉर्चुनिटी पर काफी अर्ली बेट लिया है। कंपनी ने 2.3 गीगावाट आवर बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी कमीशन कर दी है, जो इंडिया के लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट्स में से एक है। ये बैटरीज मर्चेंट मार्केट में काम कर रही है और रोजाना लगभग 2.2 करोड़ का नेट रियलाइजेशन जनरेट कर रही है। मैनेजमेंट का विजन और भी बड़ा है। 2030 तक कंपनी 10 गीगावाट रिन्यूएबल पोर्शन और 20 गीगावाट आवर बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड करना चाहती है। अगर इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के साथ स्टोरेज की डिमांड बढ़ती है तो ACME उस ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकता है। फाइनेंशियल्स भी इसी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। FY26 में रेवेन्यू 59% बढ़कर 2,507 करोड़, एबिटा 61% बढ़कर 2,265 करोड़
और पैट लगभग डबल होकर 498 करोड़ हो गया। साथ ही रीफाइनेंसिंग की वजह से कंपनी ने अपनी बोरोइंग कॉस्ट भी 150 बेसिस पॉइंट्स कम कर ली है, जो फ्यूचर कैश फ्लोज के लिए पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन रिस्क भी हैं। अभी भी 5 गीगावाट से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, इसलिए एग्जीक्यूशन और कैपिटल डिप्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही रिन्यूएबल पावर वेदर पर डिपेंड करता है और लार्ज स्केल बैटरी स्टोरेज अभी भी रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है। फिलहाल ACME सोलर का मार्केट कैप करीब 27,900 करोड़ है, शेयर प्राइस 394 के आसपास है और स्टॉक लगभग 56x PE पर ट्रेड कर रहा है। यानी मार्केट की वैल्यूएशन में कंपनी के फ्यूचर एग्जीक्यूशन और बैटरी स्टोरेज ग्रोथ की काफी एक्सपेक्टेशन पहले से ही इंक्लूड है। अब अगली कंपनी पर आने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। इंडिया में 105 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 30% लोग ही ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। कई दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में नंबर 80% से भी ज्यादा है। यानी इंडिया में करोड़ ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पहली ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं की, और ई कॉमर्स की नेक्स्ट ग्रोथ यहीं से आने वाली है। इस अपॉर्चुनिटी पर बेट कर रही है मीशो, जिसमें जून 2026 में DIS ने 2230 करोड़ की बाइंग की। दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने शुरुआत मेट्रो सिटीज से की थी, लेकिन मीशो ने अपना पूरा बिजनेस छोटे शहरों और रूरल इंडिया के वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स को ध्यान में रखकर बनाया। इसलिए कंपनी ने वानी नाम का AI बेस्ड वॉइस शॉपिंग असिस्टेंट लॉन्च किया है, जिससे इंग्लिश में टाइप या सर्च करना जरूरी नहीं होता और नए यूजर्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग काफी ईजी हो जाती है। इस स्ट्रैटेजी का इंपैक्ट भी दिख रहा है। कंपनी कम कॉस्ट में नए कस्टमर्स एक्वायर कर पा रही है और FY26 में एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स 33% ग्रो हुए। लेकिन सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं, कंपनी अपनी डिलीवरी भी स्मार्टर बना रही है। वैल्मो, जो मीशो का लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है, और AI बेस्ड रूट ऑप्टिमाइजेशन की मदद से कंपनी हर शिपमेंट उस पार्टनर को देती है जहां कॉस्ट सबसे कम हो। इससे डिलीवरी कॉस्ट भी घटती है और कस्टमर एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होता है। एक और इंटरेस्टिंग बिजनेस है एडवर्टाइजिंग। आज मीशो के 2/3 से ज्यादा टॉप सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए एड्स चलाते हैं और प्रमोटेड लिस्टिंग्स 40% से ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे कंपनी को ट्रांजैक्शन फीस के अलावा एक हाई मार्जिन रेवेन्यू स्ट्रीम भी मिल रही है। कस्टमर एंगेजमेंट भी इंप्रूव हो रहा है। जो यूजर्स कुछ सालों से प्लेटफॉर्म पर हैं, वो साल में लगभग 15 ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, यानी जितना पुराना कस्टमर उतनी ज्यादा शॉपिंग। फाइनेंशियल्स भी स्केल दिखाते हैं। पिछले 3 सालों में रेवेन्यू 5,700 करोड़ से बढ़कर 12,600 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। हाँ, अभी कंपनी प्रॉफिट से ज्यादा ग्रोथ पर फोकस कर रही है, इसलिए लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और कस्टमर एक्विजिशन पर हेवी इन्वेस्टमेंट की वजह से ऑपरेटिंग लॉसेस भी बढ़े हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि फ्यूचर में मीशो अपनी रैपिड ग्रोथ को सस्टेनेबल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर पाती है या नहीं, स्पेशली जब कंपटीशन और इंटेंस होता जा रहा है। फिलहाल मीशो का मार्केट कैप करीब 86,000 करोड़ है, शेयर प्राइस 185 के आसपास है और स्टॉक लगभग 6.8x सेल्स पर ट्रेड कर रहा है। यानी इन्वेस्टर्स आज के प्रॉफिट से ज्यादा कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी को वैल्यू दे रहे हैं। अब बात करते हैं इंडियन होटल्स कंपनी यानी IHCL की। अगर मैं आपसे IHCL बोलूं तो शायद सबसे पहले ताज होटल्स याद आएगा, लेकिन आज इन्वेस्टर्स सिर्फ ताज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। कंपनी लग्जरी होटल्स के साथ साथ गेटवे, विवांता, जिंजर, ट्री ऑफ लाइफ, ब्रिज, एटमांटन और फूड सर्विसेज जैसे मल्टीपल हॉस्पिटैलिटी बिजनेस बिल्ड कर रही है और शायद यही उसकी नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी है। इसी वजह से जून 2026 में DIS ने IHCL में 716 करोड़ की बाइंग की। अभी इंडिया का होटल इंडस्ट्री भी एक अच्छे फेज में है। डोमेस्टिक ट्रैवल स्ट्रॉन्ग है, जबकि नए होटल रूम की सप्लाई कंपैरेटिवली कम है। IHCL ने इसी अपॉर्चुनिटी को हर प्राइस सेगमेंट में कैप्चर करने की स्ट्रैटेजी बनाई है। आज कंपनी के पास 630 से ज्यादा होटल्स हैं, 250 से ज्यादा होटल पाइपलाइंस में हैं, जिसमें 31,000 प्लस रूम्स ऐड होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है 93% प्रोजेक्ट्स कैपिटल लाइट मॉडल पर हैं, यानी कंपनी बिना बैलेंस शीट पर ज्यादा प्रेशर डाले अपना नेटवर्क एक्सपांड कर सकती है। ग्रोथ भी सिर्फ ताज से नहीं आ रही। मैनेजमेंट के मुताबिक जिंजर, गेटवे, विवांता, ट्री ऑफ लाइफ, ब्रिज और एटमांटन जैसे इमर्जिंग ब्रांड्स अब कंपनी की लगभग 10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं और FY26 में 25% ग्रो हुए। फाइनेंशियल्स भी इसी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करते हैं। FY26 में रेवेन्यू लगभग 10,000 करोड़, पैट पहली बार 2,000 करोड़ के ऊपर, एबिटा मार्जिन 35% के आसपास रहा और कंपनी के पास 4,300 करोड़ से ज्यादा कैश भी था, यानी एक्सपेंशन के लिए फंडिंग भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में डिमांड सबसे बड़ा फैक्टर होता है। मैनेजमेंट ने बताया कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इंटरनेशनल टूरिस्ट और कॉर्पोरेट बुकिंग्स पर टेम्परेरी इंपैक्ट आया था, लेकिन स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ट्रैवल ने इस वीकनेस को काफी हद तक ऑफसेट कर दिया। इसलिए आगे भी कंपनी की डबल डिजिट ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करेगी कि इंडिया का ट्रैवल और टूरिज्म साइकिल कितना स्ट्रॉन्ग रहता है। फिलहाल IHCL का मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ के आसपास है, शेयर 730 के आसपास ट्रेड कर रहा है और वैल्यूएशन लगभग 60x PE है। यानी मार्केट कंपनी के एग्जीक्यूशन और
ब्रांड स्ट्रेंथ को प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, दैट इज स्टरलाइट टेक्नोलॉजी यानी STL। जून 2026 में DIS ने STL में 725 करोड़ की बाइंग की और इसके पीछे दो बड़े ट्रिगर्स थे। पहला, कंपनी को यूएस की एक हाइपर स्केलर कंपनी से 10,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर मिला, जो STL के हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर में से एक है। दूसरा, ICRA ने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करके AA कर दी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, डेट कम हो रहा है और फ्यूचर रेवेन्यू की विजिबिलिटी भी स्ट्रांग हुई है। लेकिन स्टोरी सिर्फ इतनी नहीं है। AI के बढ़ते यूज के साथ दुनिया भर में AI डेटा सेंटर्स, 5G नेटवर्क्स और फाइबर टू द होम का एक्सपेंशन हो रहा है, और जितने ज्यादा AI डेटा सेंटर्स बनेंगे उतनी ही ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर की डिमांड होगी, क्योंकि वही डेटा को एक्सट्रीमली हाई स्पीड पर ट्रांसफर करता है। और इसी ट्रेंड का बेनिफिशियरी बन सकती है STL। STL सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये ग्लास 2 टेराबिट मॉडल पर काम करती है, जहां कंपनी ग्लास प्री फॉर्म से लेकर ऑप्टिकल फाइबर, हाई डेंसिटी केबल्स और कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस तक पूरी वैल्यू चेन खुद मैन्युफैक्चर करती है। AI डेटा सेंटर्स के लिए कंपनी ने न्यूरालिस, हॉलो कोर फाइबर और मल्टी कोर फाइबर जैसे हाई एंड प्रोडक्ट्स भी डेवलप किए हैं। यानी STL सिर्फ कमोडिटी प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि हायर वैल्यू सॉल्यूशंस पर फोकस कर रही है। अब इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल्स में भी दिखना शुरू हो गया है। FY26 में रेवेन्यू 4,745 करोड़, EBITDA 628 करोड़, EBITDA मार्जिन 13.2% रहा और कंपनी पिछले साल के लॉस के बाद दोबारा प्रॉफिट में आ गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10,000 करोड़ का नया ऑर्डर मिलने से पहले ही कंपनी के पास 7,309 करोड़ का ऑर्डर बुक था, जो उसकी एनुअल रेवेन्यू का लगभग 1.5 गुना है। यानी आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। साथ ही कंपनी ने 1,500 करोड़ का QIP भी रेज किया है, जिससे डेट और कम होगा और बैलेंस शीट और स्ट्रांग होगी। हाँ, रिस्क्स भी हैं। कंपनी की ग्रोथ टेलीकॉम और हाइपर स्केलर्स के केपेक्स पर डिपेंड करती है। ग्लोबल कंपटीशन भी काफी स्ट्रांग है और हीलियम और जर्मेनियम जैसे रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी भी चैलेंज बन सकती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि कंपनी इतने बड़े ऑर्डर्स को टाइमली और प्रॉफिटेबली एग्जीक्यूट कर पाती है या नहीं। फिलहाल STL का मार्केट कैप करीब 28,000 करोड़ है, शेयर प्राइस 542 के आसपास है और करंट अर्निंग्स के हिसाब से स्टॉक लगभग 588x P पर ट्रेड कर रहा है। यानी वैल्यूएशन काफी रिच है और मार्केट फ्यूचर ग्रोथ से काफी एक्सपेक्टेशन रख रहा है। अब चलते हैं अपनी अगली कंपनी की तरफ, दैट इज पिरामल फाइनेंस। एक साल पहले तक पिरामल फाइनेंस को ज्यादातर लोग DHFL एक्विजिशन के बाद के प्रॉब्लम से जोड़कर देखते थे, लेकिन जून 2026 में DIS ने कंपनी में 1,200 करोड़ की बाइंग की। आखिर क्या बदला ये कि आज कंपनी 1 लाख करोड़ से ज्यादा AUM क्रॉस कर चुकी है, मल्टीपल AA+ क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स मिल चुके हैं, 3,325 करोड़ के इनॉग्रल फंडिंग रेस की है और मैनेजमेंट अगले साल भी लगभग 25% लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है। सबसे बड़ा चेंज बिजनेस के अंदर आया है। FY22 में कंपनी के लगभग 2/3 लोन्स DHFL के लेगेसी एसेट्स थे, जो प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ दोनों को प्रेशर में रखते थे। आज FY26 में ये लेगेसी एसेट्स घटकर सिर्फ 3% रह गए हैं, जबकि 97% पोर्टफोलियो नया ग्रोथ बुक है। रिटेल लेंडिंग भी सिर्फ 22,000 करोड़ से बढ़कर 86,000 करोड़ के करीब पहुंच गया है, यानी 45% CAGR से ग्रोथ। और ये ग्रोथ सिर्फ एक सेगमेंट से नहीं आ रही। कंपनी आज होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यूज्ड कार फाइनेंस, बिजनेस लोन्स, पर्सनल लोन्स, डिजिटल लेंडिंग और रूरल फाइनेंस जैसे मल्टीपल सेगमेंट्स में काम करती है। रिटेल आज कंपनी के 85% AUM का कंट्रीब्यूशन करता है और 568 सिटीज में 701 ब्रांचेस का नेटवर्क इस ग्रोथ को सपोर्ट करता है। साथ ही कंपनी ने अपने होलसेल 2.0 बिजनेस को भी कंप्लीटली रिडिजाइन किया है। मतलब पहले जहां कॉन्सेंट्रेटेड रियल एस्टेट एक्सपोजर था, अब फोकस कैश फ्लो बैक्ड और डाइवर्सिफाइड लेंडिंग पर है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का इंपैक्ट फाइनेंशियल्स में भी दिख रहा है। FY26 में कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 1,506 करोड़ हो गया। एसेट क्वालिटी भी स्ट्रांग बनी हुई है, जहां रिटेल 90+ DPD सिर्फ 0.6% है। मैनेजमेंट का टारगेट है कि कंपनी हर साल लगभग 25% लोन बुक ग्रो करे और साथ ही 2.5% रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अचीव करे। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। लोन बुक को इतनी फास्ट स्पीड से बढ़ाते हुए प्रॉफिटेबिलिटी और एसेट क्वालिटी दोनों मेंटेन करना आसान नहीं होगा। अगर अनसिक्योर्ड या रूरल लेंडिंग में डिफॉल्ट्स बढ़े या फंडिंग कॉस्ट एक्सपेक्टेड स्पीड से कम ना हुई तो कंपनी के रिटर्न टारगेट्स डिले हो सकते हैं। फिलहाल पिरामल फाइनेंस का मार्केट कैप करीब 49,500 करोड़ है, शेयर 2,180 के आसपास ट्रेड कर रहा है और स्टॉक लगभग 1.75x बुक वैल्यू पर है। यानी मार्केट मानकर चल रहा है कि कंपनी एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ में अपना टर्न अराउंड आगे भी कंटिन्यू रखेगी। अब आते हैं इस लिस्ट की आखिरी कंपनी कार ट्रेड टेक पर। जून 2026 में DIS ने कार ट्रेड टेक में लगभग 110 करोड़ की बाइंग की और इसके पीछे एक बड़ा रीजन है।
कंपनी अब सिर्फ कार बाइंग और सेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहना चाहती। पिछले कुछ महीनों में इसने सुपर दोस्त, एलीट बायर, वेरिफिकेशन और कई एआई पावर्ड बाइंग और सेलिंग असिस्टेंट्स लॉन्च किए हैं। मैनेजमेंट का मानना है कि फ्यूचर में ये एआई प्रोडक्ट्स कंपनी के लिए एक नया रेवेन्यू सोर्स बन सकते हैं, जिससे बिजनेस सिर्फ एड्स और सब्सक्रिप्शंस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। लेकिन इस कंपनी को समझने के लिए एक और मिसकंसेप्शन दूर करना जरूरी है। काफी लोग कार ट्रेड को सिर्फ एक ऑटो क्लासिफाइड वेबसाइट समझते हैं, जबकि आज कंपनी कार वाले, बाइक वाले, श्रीराम ऑटो मॉल और OLX इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू न्यू व्हीकल्स, यूज्ड व्हीकल्स, ऑक्शंस और क्लासिफाइड का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड कर चुकी है। दोस्तों, इन प्लेटफॉर्म्स पर हर साल 15 करोड़ से ज्यादा यूनिक यूजर्स आते हैं, 95% से ज्यादा ट्रैफिक ऑर्गेनिकली आता है और कंपनी 17 लाख व्हीकल ऑक्शंस प्रोसेस करती है। यानी इसने एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड किया है जिसे कॉपी करना आसान नहीं है। अपॉर्चुनिटी भी काफी बड़ी है। इंडिया में हर साल 55 लाख यूज्ड कार्स बिकती हैं और ब्रॉडर ऑटो और यूज्ड गुड मार्केट्स का साइज 3.42 लाख करोड़ है। इसी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए कंपनी अपने डेटा और एआई का यूज बायर्स और सेलर्स को मैच करने, सही प्राइसिंग बताने, व्हीकल इंस्पेक्शन और फाइनेंसिंग जैसे हर स्टेज पर कर रही है। मैनेजमेंट का मानना है कि एआई उनके बिजनेस को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि कंपनी के पास सालों का प्रोप्राइटरी ट्रांजैक्शन डेटा है जो जेनरिक एआई मॉडल्स के पास नहीं है। फाइनेंशियल्स भी इसे एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करते हैं। FY26 में रेवेन्यू 21% बढ़कर 779 करोड़, एबिटा 70% और पैट 68% बढ़कर 244 करोड़ हो गया। एबिटा मार्जिन 33% तक पहुंच गया। साथ ही कंपनी डेट फ्री है और उसके पास 1244 करोड़ के कैश भी है, जो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट दिखाता है। लेकिन आगे का चैलेंज एग्जीक्यूशन ही रहेगा। कंपनी को एआई प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली मोनेटाइज करना होगा और रैपिडली चेंजिंग एआई लैंडस्केप में अपनी एज मेंटेन रखनी होगी। साथ ही अगर ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ स्लो हुई या डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड कम हुए तो कंपनी की ग्रोथ भी इंपैक्ट हो सकती है। फिलहाल कार ट्रेड टेक का मार्केट कैप करीब 13,500 करोड़ है और शेयर 2,813 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 11 स्टॉक्स जिनमें जून 2026 के दौरान डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई। अगर एक स्टेप पीछे होके देखें तो ये सिर्फ 11 अलग अलग कंपनीज नहीं हैं। इनमें एक कॉमन पैटर्न नजर आता है। कहीं एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स, कहीं रिन्यूएबल एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी या कंजम्पशन। यानी ये कंपनीज उन सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं जिन पर इंडिया की अगली कुछ सालों की ग्रोथ काफी हद तक डिपेंड करेगी। लेकिन याद रखिए, DII बाइंग देखकर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं होता। इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज कीजिए। कंपनी को समझिए, उसके बिजनेस वैल्यूएशन और रिस्क को इवैल्यूएट कीजिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना बाकी वीडियोस आप मिस कर देंगे। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करना जो स्टॉक्स को सिर्फ प्राइस से नहीं, बिजनेस से समझना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.